हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है जेई एक्सप्रेस सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडोव के साथ रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो इसमें ऐसा है कि हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसी के बेसिस पे हम एरोडोव के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बट अभी क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर है तो अभी हो सकता है तुम्हें उतने एरोडोव के क्वेश्चंस ना मिले, बट उसके बाद फिर थर्ड फोर्थ लेक्चर से स्टार्ट हो जाते हैं एरोडोव के क्वेश्चंस आना। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बाकी जो पहले से है उनको पता ही होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट क्लास में हमने कुछ रेगुलर शेप बॉडीज के सेंटर ऑफ मास निकाले थे और मैंने तुम्हें बोला था कि उसमें एलिमेंट लेना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और मैंने तुमसे ये भी बोला था कि एक बार तुम अपने आप से खुद से एलिमेंट लेकर के सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करना। तो आई होप तुमने वो किया होगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वो आगे तक तुम्हारे लिए काफी काम आएगा। कई लोग ये स्किप करा देते हैं, सीधे इन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास रटवा देते हैं, बट इसको देखो, तुम रट भी सकते हो क्योंकि जो है, बट एडवांस का कोई भरोसा नहीं है। जेई मेन में तो चलो ठीक है, इस पे क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली वैल्यूज रटी तुम सॉल्व कर लोगे। बट एडवांस का कोई भरोसा नहीं है वहां पर। हो सकता है तुम्हें कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करके रो, जो हमने वॉल्यूम वाले पढ़े उसमें रो को कुछ फंक्शन दे दे रेडियस रेडियस का, या ऐसा ही कुछ तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम, सॉरी, रो को फंक्शन दे दे, या तुम्हारा सरफेस एरिया, जो सरफेस मास डेंसिटी उसको किसी चीज का फंक्शन दे दे, कुछ वेरी कर दे, कुछ नया कर सकता है वो। तो उसके लिए तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कि हम उसको निकाला कैसे, तो एलिमेंट कैसे लेते हैं उस पे हम सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेट करके निकालते कैसे हैं, वो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। तो अगर तुमने खुद से कर लिया तो बहुत अच्छा है। अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम आज पढ़ने वाले सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। तो उस तरह की अगर हमने दो बॉडीज को कंबाइन कर दिया तो उन कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे। जैसे दो स्टैंडर्ड बॉडीज दी और उनको कंबाइन कर दिया, और अभी हम मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही लेके चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो बॉडीज ली और उनका उनको कंबाइन कर दिया, तो जो रिजल्टेंट बॉडी होगी उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो तुम हैंड आ सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। अच्छा, लास्ट के दो वीडियोस देख करके ये मत बोलना कि कहीं क्लिक बेट तो नहीं है वीडियोस, क्योंकि सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा उसमें एरोडोव के कुछ खास क्वेश्चंस नहीं हुए, मतलब क्वेश्चन नहीं हुए एरोडोव के बेसिकली, तो इसलिए क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक चल रहे हैं। अभी हम सेंटर ऑफ मास निकाल ही रहे हैं, तो इस पे तुम्हारे एरोडोव में ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा क्या क्वेश्चन ही नहीं है, तुम खुद जाके चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें क्वेश्चन मिले तो कमेंट कर देना यार, मैं आगे करवा दूंगा उसको रख के, ठीक है। बट इन पर है ही नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे वहां से आएंगे जब हम सेंटर ऑफ मास में ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह पढ़ेंगे उसके बाद से। तो वहां से फिर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन मेरे पास है वो हम इसमें कर लेंगे, और एक आध में सेंगेज से क्वेश्चन मैंने ढूंढा है तो वो हम कर लेंगे। तो उससे तुम्हारा ये टॉपिक्स मास्टर हो जाएंगे। तो इसमें कुछ खास है भी नहीं भाई, जैसे अभी तक सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज का हम देखने जा रहे हैं। तो सपोज तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि उससे बेस्ट समझ में आता है, ज्यादा थ्योरी थ्योरी पे जाने लगते हैं ज्यादा, वो करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक इस तरीके का एक्स वाई जेड एक्सेस है, पहले मैं बना लूँ, एक्स वाई जेड एक्सेस। अच्छा, ये जेड एक्सेस पीछे भी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बता रहा हूँ उसका रीजन है, ठीक है। ऐसे पीछे तक ये हो गया। अब हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें तुम्हारे पास चार रॉड्स हैं। रॉड नंबर वन जो एक्स एक्सिस पर ऐसे पड़ी है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 और ये है L, 0, ठीक है। बेसिकली मैं पूरा लिखना चाहिए L, 0, 0, ठीक है। ये है तुम्हारी रॉड नंबर वन। फिर तुम्हारे पास एक और रॉड है इस तरीके की जो कि वाई एक्सिस पे पड़ी है, रॉड नंबर टू जिसको मैं बोल रहा हूँ। इसके इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, L, 0, ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक और रॉड है इस तरीके की जो जेड एक्सिस में पड़ी है, और इसका कोऑर्डिनेट, मतलब सबकी लेंथ एल है, जैसे समझ में आ रहा है, 0, 0, L इसके एंड का कोऑर्डिनेट है। तब मैं इसको ओ बोल दे रहा हूँ, A, B, C। और एक तुम्हारे पास रॉड और है जो जेड एक्सिस में नेगेटिव में गई हुई है, तो इसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और ये जेड में -L गई हुई है, तो इसकी सबकी लेंथ एल है। अब तुमसे पूछ लिया, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके की अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज होंगी, है ना, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो सपोज इसका मास कुछ है, सबका मास मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर अभी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और इसका मास भी m है।
तो ऐसे अगर एन बॉडीज होती है ना, सपोज तुम्हारे पास एन बॉडीज है ना, अगर अभी इस पर आते हैं फिर से, सपोज हमारे पास एन बॉडीज है ना, जिनके मासेस हैं, है ना, अगर मैं मास लिखूं तो ऐसा M1, M2, M3, सो एंड Mn, ठीक है। और इनके सेंटर ऑफ मास के, अगर जैसे मैं XCM बोलूं, तो इसका है X1, इसका है X2, इसका है X3 एंड सो ऑन, इसका है Xn, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। YCM बोलूं तो इसका है Y1, इसका है Y2, इसका है Y3 एंड सो ऑन, एन वाले का है Yn एंड सो ऑन, ये XCM YCM मास, और ये ZCM अगर मैं लिखना चाहूँ, मतलब ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn, ठीक है। इस तरीके का अगर हमारे पास सिस्टम है, तो इस एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो ये एन बॉडीज है, ठीक है, वहाँ देखो, कंफ्यूज मत होना, जो हमने स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पढ़ी है ना, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, इस तरीके से जो हमने पढ़ी है, वो थी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। अब सिस्टम ऑफ बॉडीज है हमारे पास, तो बस चेंज यहाँ ये हो गया है कि हम वहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे थे, यहाँ वहां पे मतलब पार्टिकल ले रहे थे, तो पार्टिकल का मास लेते थे और उसका कोऑर्डिनेट ले लेते थे सिंपली। यहाँ पर हम बॉडीज ले रहे हैं, तो बॉडीज का टोटल मास लेंगे और उनका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, और फिर जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे सेम वैसे ही कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, XCM हो जाएगा M1 X1, ठीक है, इसको मैं स्मॉल से लिख दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो कोई नहीं, अब लिख दिया M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस एंड सो ऑन प्लस MN Xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn, ठीक है। सिमिलरली YCM लिखोगे तो हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस एंड सो ऑन प्लस nth पार्टिकल तक MN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn, क्लियर। सिमिलरली ZCM M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस MnZn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn, ठीक है। इस तरीके से तुम लिख लोगे, है ना। तो हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास n पार्टिकल था, फर्स्ट बॉडी है तो उसका मैंने सेंटर ऑफ मास XCM YCM ZCM निकाला, सेकेंड बॉडी है उसका X1 XCM YCM ZCM निकाला, सो ऑन ऐसे nth बॉडी तक मैंने निकाले। फिर उसके बाद मैंने कंबाइंड सिस्टम का XCM लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट बॉडी का मास इंटू उसका जैसे x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ पहले, है ना, x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट बॉडी का मास इंटू उसका क्या कहते हैं XCM कोऑर्डिनेट, प्लस सेकेंड बॉडी का मास इंटू उसका XCM कोऑर्डिनेट, प्लस एंड सो ऑन nth बॉडी का अपॉन टोटल मास, ठीक है। और ऐसे ही y ऐसे ही z, बेसिकली जैसे तुम पार्टिकल्स के सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास लिखते थे वैसा ही है, बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि बॉडी ले ली है ना, और मास में जो हम पार्टिकल का मास लेते हैं वहां हम बॉडी का टोटल मास लेंगे, जैसे रॉड रॉड और आर्क मिक्स हो सकता है, रॉड और डिस्क मिक्स हो सकता है, डिस्क और प्लेट मिक्स हो, डिस्क और रेक्टेंगुलर प्लेट मिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा तुम्हें, और इस तरीके से। तो और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मास पूरी बॉडी का लेंगे, और जैसे पार्टिकल में तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी हो जाता था, बट अगर रिजिड बॉडी है या कोई, या जो भी जैसे इस तरीके के शेप, जैसे हमने कल जिन बॉडी से जैसे सेंटर ऑफ मास निकाले हैं, कोई भी रिजिड बॉडी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास का सेकंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सो ऑन nth बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इनटू मास अपॉन टोटल मास, तो तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी मिल जाएगा। सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली z के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ ना, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1। हाँ, R1 क्या है, ये टोटल के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, इसका R1 है, इसका R2 है, R3 है, सो ऑन, इसका Rn है। R1 का मतलब जैसे मैं R1 लिख दे रहा हूँ, R1 तुम्हारा X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, सिमिलरली n तक लिख सकते हो, तो इस तरीके से बस उसी को मैंने अब वेक्टरली लिख दिया, ये मैंने उसको कंपोनेंट वाइज लिख दिया था। तो वैसे कैलकुलेशन में हमें ये आसान पड़ता है कंपोनेंट वाइज ही करना, क्योंकि हम जनरली हमें एक ही डायरेक्शन में मिलती है बॉडीज में सेंटर ऑफ मास, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से RCM वाला यूज होता नहीं है, इन तीनों में से कोई एक यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन योर रेफरेंस रेंज क्या है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया लगेगा, ठीक है। तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस MnRn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर, ठीक है, कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें।
इसे कॉपी करके नीचे ले चलता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास तो बना ही होगा। बाकी ये नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इधर बीच में थोड़ा उसमें नोट्स डाल नहीं पा रहा था, बट अब इसके बाद मैं रेगुलरली कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मतलब जो लेक्चर हो रहा है उसको सेम डे या नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूंगा कि डाल दिया करूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, फिर मैं उस पर आगे रेगुलरली डाल दूंगा। और एक बच्चे ने और एक अच्छा सजेशन दिया था कि एक हम ग्रुप बना सकते हैं जिसमें जितने लोग इस लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं आपस में डिस्कशन वगैरह उस पर कर सकते हैं, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप एक उसके लिए। तो यही वाला टेलीग्राम ग्रुप मेरे ख्याल से इसमें तुम लोगों को एक्सेस है, अगर नहीं है तो मैं कर दूंगा, तो तुम उसमें आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, और उसी में मैं नोट्स वगैरह शेयर कर दिया करूंगा। और कोई डाउट हो तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं भी उसमें रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे चार बॉडीज है, मैंने तुम्हें बताया था, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये। ठीक है, इन चारों के पहले तो मैं सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लूँ, सबसे पहला काम। ठीक है भाई, तो एक एक बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारी फर्स्ट बॉडी है ना, ये वाली। तो ये एक्स एक्सिस पर है, L00, है ना। तो इसका L/2 सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका XCM, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ फर्स्ट बॉडी का। तो क्या ये L/2, 0, 0 नहीं हो जाएगा? समझे कैसे? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ L है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मिड पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ मास होगा L/2, 0, 0। क्लियर? सिमिलरली ये सेकेंड वाली का, ये जो वाई एक्सेस पर थी, 0, L/2, 0 हो जाएगा। थर्ड वाली का, जो कि यहाँ जेड एक्सेस, पॉजिटिव जेड एक्सेस में थी, इसका 0, 0, L/2 हो जाएगा। और इस वाली का 0, 0, -L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक एक कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ भाई। XCM होगा तुम्हारा, मास सबके M है। ठीक है, तो M, और पहली रॉड का लिख रहा हूँ, इसका L है। सेकेंड रॉड पे आऊंगा अगर मैं, तो +M। सेकेंड रॉड का XCM क्या है भाई? 0 है। सिमिलरली थर्ड रॉड का अगर मैं XCM देखूंगा तो वो भी 0 है। और फोर्थ रॉड का XCM देखूंगा तो वो भी 0 है। अपॉन टोटल मास कितना है, 4 बार M ऐड किया तो 4M है। ये तो सब हट गए, 0, 0, 0 है। तो अपना बचेगा कितना, ML/4M। और ML/4M में M और M ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना बचेगा L/4। ये आ गया XCM। ठीक है, सिमिलरली YCM पर आते हैं भाई। YCM में तुम देखोगे फर्स्ट रॉड का YCM कोऑर्डिनेट, ये ध्यान से देखना, एक बार मैं इससे दिखा देता था यार। ठीक है, फर्स्ट रॉड का YCM कोऑर्डिनेट है 0। सेकेंड रॉड का है ये सेकेंड रॉड ये थी L/2। थर्ड रॉड का है 0 और फोर्थ रॉड का है 0। तो फर्स्ट रॉड का था तुम्हारा क्या, 0। सेकेंड रॉड का था M मास था और कोऑर्डिनेट था L/2। थर्ड रॉड का भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट 0 तो मास से मल्टीप्लाई करके भी 0, और फोर्थ रॉड का भी 0। ठीक है, अपॉन टोटल मास 4M। यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये L नहीं था, सॉरी, ये L/2 था, ये L/8 आएगा फाइनली। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, ये M और M कैंसिल आउट हो जाएगा, तो YCM भी तुम्हारा L/8 आ जाएगा। ZCM पर आते हैं भाई। ZCM में तुम देखोगे, फर्स्ट रॉड का है 0, सेकेंड रॉड का है 0, थर्ड रॉड का है L/2, और फोर्थ रॉड का है -L/2। चलो लिखते हैं इसको। फर्स्ट रॉड का था 0, सेकेंड रॉड का भी था 0, थर्ड रॉड का मास था M, कोऑर्डिनेट था L/2, और फोर्थ रॉड का मास था M, कोऑर्डिनेट था -L/2, अपॉन टोटल मास 4M। तो ये ML/2 -ML/2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो ZCM तुम्हारा आ जाएगा 0। तो इस तरीके से तुम किसी भी तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो। ये तो था चार रॉड्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, एक मिनट, पहले एक्स वाई बना ले। इसको थोड़ा सीधा करते हैं यार। ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सेस, एक्स वाई। इसमें हमने एक बना लिया ये सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर अपने को इधर रखना है यार, परफेक्ट बन जाए थोड़ा सा। ठीक, ये हो गया अपना सर्कल, है ना। और इसमें एक ही है छोटा सर्कल, इसको मैं ऐसे हाथ से बना दे रहा हूँ, है ना। ये भी सर्कल ही है, ठीक है।
इसका सेंटर है ये, और इसका रेडियस है R/2। ठीक है, सॉरी R/4, R/2 होगा तब तो ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा ना, इसका डायमीटर बड़े वाले का रेडियस के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कहाँ लिख दूँ यार, तो एक सेकेंड, इस रेडियस को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, R/4, और बड़े वाले का रेडियस है R। ठीक है, अब है क्या बेसिकली, तुम्हारे पास एक बॉडी थी इस तरीके की, और इसके ऊपर आकर के मैंने ये एक छोटी बॉडी और चिपका दी, है ना। बेसिकली वो एक बॉडी के ऊपर दूसरी छोटी बॉडी सुपर इम्पोज करी है मैंने, ठीक है, समझ रहे हो बात को। एक बड़ा सर्कल था, और उसके ऊपर एक छोटा सर्कल ले आकर के मैंने इम्पोज कर दिया, सपोज एक रोटी के ऊपर एक कॉइन रख दिया, उस टाइप की चीज है, समझ रहे हो बात को। तो ये है, तो अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है, ये दो सर्कल्स है ना। तो कैसे करोगे भाई, तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर मैं इसी एक्स वाई को लेकर चलता हूँ, बड़े वाले सर्कल का क्या सेंटर पर ही नहीं होगा ओरिजिन, 0,0,0, और इस छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है ना। एक्स कोऑर्डिनेट की बात है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, ये R/4 रेडियस, ये R/4, तो टोटली R/2, है ना। ये R/2, फिर यहाँ से R/4 और चले तो ये 3R/4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि टोटल R है यहाँ से यहाँ तक, और ये R/4 हम, इसका रेडियस हो गया तो R - R/4, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 3R/4। समझ में आया। तो ये हमने छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास लिख लिया। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज कैसे करेंगे भाई, सपोज ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी है, तो हम बोलेंगे देखो YCM ZCM जीरो दिख रहा है, क्योंकि देख लो सब दोनों जीरो है। XCM की केवल हमें बात करनी है, तो वो क्या होगा, पहले वाले का मास बड़े वाले का, और एक चीज और, कि इन दोनों की मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, ठीक है, इसका भी और इस छोटे वाले का भी, है ना। तो बड़े वाले का मास कितना होगा, सिग्मा इंटू इट्स एरिया, एरिया कितना होगा इसका, पाई R², कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इंटू इट्स सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, XCM, प्लस छोटे वाले का भी मास पर यूनिट एरिया सिग्मा ही है, और इसका पाई, रेडियस कितना है इसका, R/4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3R/4, अपॉन टोटल मास कितना है भाई, सिग्मा इंटू पाई R² प्लस सिग्मा इंटू पाई R/4 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर बनेगा तुम्हारा सिग्मा पाई R² प्लस इसको सॉल्व करोगे, प्लस ये बनेगा तुम्हारा कितना, एक मिनट, सॉरी सिग्मा पाई R² नहीं, ये जीरो से मल्टीप्लाई है ना, खत्म ही हो जाएगा, अरे यार, हाँ तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो तुम्हारा ऊपर बचेगा, ये केवल ये वाला टर्म बचेगा, ये कितना है, सिग्मा पाई R² बाई 16 इंटू 3R/4, अपॉन नीचे क्या बचेगा, सिग्मा पाई R² प्लस सिग्मा पाई R² बाई 16। सॉल्व कर लो भाई, तो ऊपर बनेगा तुम्हारा सिग्मा पाई R², 3 से मल्टीप्लाई, 16 4 जा 64 इंटू R, नीचे बचेगा सिग्मा पाई R², कॉमन ले लिया तो 1 + 1/16 यानी कि 17/16। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए तुम्हें। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि सिग्मा पाई R² सीधे सीधे कट गया, तो ऊपर बनेगा 3R/64 इंटू 17/16, ये जाएगा 64 तो 3R/68, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो, तो ये अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी लगा दी तो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कैसे दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और हो सकती थी भाई, ठीक है, समझाता हूँ उसको भी। सपोज ये तुम्हारा है वाई एक्सेस, ये तुम्हारा है एक्स एक्सेस, हमने एक सर्कल लिया, सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, समझ लेना, इससे इसका सेंटर है ओरिजिन, और इसका रेडियस है R, इसका चार मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, ठीक है। और इसमें हमने फिर वो R/4 का सर्कल अब की बार काट लिया, ठीक है, ये है सिमिलर वही वाला सर्कल है,
इसका रेडियस है r/4, और इसका भी मतलब बेसिकली सिग्मा क्या है इसमें, मतलब ये पूरा पहले था। सपोज एक रोटी में से ये छोटा सा गोला हमने काट लिया है, तो अब कितनी रोटी बची है, मतलब तुम्हारा कह सकते हो कितना तुम्हारा इसमें मास बचा है, ये वाला एरिया जो शेडेड है। नॉन शेडेड वाला हमने काट लिया है इसमें से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो बस कुछ नहीं करते। अगर कोई पार्ट रिमूव किया है, ठीक है, नोट करके इसको लिख सकते हो, इफ अ पार्ट इज रिमूव्ड, तो क्या करेंगे हम? ठीक है, सपोज बड़े वाले का मास था m1, उसका सेंटर ऑफ मास था, सपोज मैं XCM की बात कर लेता हूँ, है ना, उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट था x1। हमने छोटे वाले को रिमूव किया जिसका मास था m2, उसका सेंटर ऑफ मास था x2 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा रिमूव करने का, जो फाइनल बॉडी बनेगी m1 माइनस m2 नहीं बन जाएगा? तो इस तरीके से तुम लिख लोगे। ऐसे n पार्टिकल्स के लिए भी लिख सकते हो, अगर n पार्टिकल्स रिमूव किए हैं तो m1 x1 माइनस m2 x2 माइनस mn xn, एक पार्टिकल रिमूव किया एक पार्टिकल ऐड किया, तो इस तरीके से अगर रिमूव किया है तो ऊपर भी उसकी जगह माइनस लगा देना, और नीचे भी जहां पर टोटल मास कर रहा हो वहां पर भी माइनस हो जाएगा, है ना। बेसिकली उतना ही नेगेटिव मास ऐड किया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना। अगर मास रिमूव किया मतलब उतना ही नेगेटिव मास की बॉडी ऐड की है, तो नेगेटिव मास वही चीज है। ठीक है, सिमिलर टाइप की चीज तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखी होगी, अगर तुम पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा तो आगे देखोगे। तो वहां पर हम ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, दो बॉडी की कॉम्बिनेशन की जिसमें एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यही करते हैं। तो एक तरीके से नेगेटिव मास मान सकते हो तुम इसको, यानी कि एक m2 मास निकाला, इसका मतलब m2 का नेगेटिव मास ऐड किया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसका सपोज पहले तो दोनों का सेंटर ऑफ मास फिर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास तो तुम्हें पता ही होगा 0,0,0 है, और इसका सेंटर ऑफ मास होगा 3r/4, ऊपर भी हम कर चुके हैं, 0,0,0। ठीक है, क्लियर। अब कैसे लिखेंगे इसका मास, है ना, बड़े वाले का मास, तो वो कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका एक्सीएम है 0, माइनस ये एक्सीएम लिख रहे हैं, माइनस सिग्मा इंटू इसका मास कितना होगा, पाई r/4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका एक्सीएम है 3r/4 अपॉन, ये माइनस कर दिया, ध्यान रखना। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये हमने निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, नेगेटिव मास बेसिकली ऐड किया, वही बात होगी। अपॉन m1 माइनस m2, m1 था सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस आएगा सिग्मा इंटू में मास, इधर नीचे भी सब्ट्रैक्ट ही होगा क्योंकि टोटल मास तो घट गया ना इसको निकालने के बाद, जैसे यहाँ पर पड़ा था ऊपर से चिपकाया था, बट अब यहाँ पर घट जाएगा क्योंकि हमने निकाला है, सिग्मा इंटू पाई इंटू r/4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ऊपर ये तो जीरो हो गया पहला टर्म, नीचे फिर दूसरा बचेगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 3 यहाँ पे कर लो, 16 कर लो, इंटू आर अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा पाई आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 - 1/16, यानी कि 15/16 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर काट दिया मैंने, ऊपर बचेगा -3r/16 इंटू 15/16, यानी कि -3r/15 इक्वल टू माइनस। अच्छा, एक 4 और था ना, इसको मैं मिस कर गया यहाँ पे, तो ये 64 है, 16 नहीं है, है ना, तो ये 64 बनेगा, सॉरी, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 16 4 का 64, ये बचेगा -3r/60, यानी कि -r/20, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से अगर हमने एक बॉडी रिमूव की है तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, सेम बॉडी में हम कुछ रिमूव और कुछ ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी करके दिखाता हूँ, फाइनल तरीका, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ये सारे मैं स्फीयर से समझा दे रहा हूँ, ये किसी भी बॉडी के लिए तुम माइनस एक्शन है तो किसी भी बॉडी के लिए कर सकते हो, रेगुलर शेप बॉडी का कॉम्बिनेशन। अभी आगे क्वेश्चंस में देखोगे भी तुम। हम्म, यार ये लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं बनती है? चलो ठीक है, काम चला लेना इसमें। ये है एक बड़ा सा सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस है r,
मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें एक स्फीयर तो इधर से काट लिया, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर काटा था। ठीक है, और इधर एक दूसरा स्फीयर चिपका दिया, जैसे पहले वाले एग्जांपल में चिपकाया था, है ना, उसके ऊपर से। ठीक है, तो ये तो है ही है अपने पास मास, और ये एक और आ गया उसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है, और ये इधर वाला काट दिया, है ना। इसका भी रेडियस r/4 है और ये सिग्मा है, और इसका भी रेडियस r/4 है और ये सिग्मा, मतलब काटा तो उसी बड़े वाले से है तो सिग्मा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक चिपका दिया, एक काट दिया। तो अब सेंटर ऑफ मास का क्या होगा इस कंबाइंड बॉडी का? तो इसमें तीन बॉडी हो गई। बड़े वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो 0,0,0 ही है। जो काटा है इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो 3r/4,0,0 ही है। और ये जो ऐड किया है इसका सेंटर ऑफ मास होगा -3r/4,0,0 क्लियर। XCM लिखेंगे, पहले बड़ी वाली बॉडी के लिए लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका मास हो गया, इंटू 0 इसका XCM, माइनस ये सेकेंड वाली बॉडी जो काटी है इसका हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r/4 का स्क्वायर, इसका XCM है 3r/4। फिर ये वाली बॉडी, थर्ड बॉडी तो जोड़ी है ना हमने, थर्ड वाला जो सर्कल है जो ऊपर से चिपकाया है, वो हो जाएगा प्लस सिग्मा इंटू, इसका मास भी वही पाई r/4 का स्क्वायर, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है -3r/4। ठीक है, समझ में आया? ये लिखा हुआ है अपॉन टोटल मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा, सॉरी माइनस, क्योंकि दूसरा वाला काटा है, माइनस सिग्मा पाई r/4 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये वाला जोड़ा है, सिग्मा पाई r/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा हमें। तो सॉल्व करते हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर ये हट गया, ऊपर अपना बनेगा और ये दोनों सेम चीज, सेम वैल्यू लिखी है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, तो ये हम मैं सीधा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, -2 सिग्मा पाई r² इंटू 3/4 4 16 16 इंटू 4 64 इंटू एक r और बचा, अपॉन नीचे आएगा तुम्हारा सिग्मा पाई r², बस यही बचेगा। अब सिग्मा पाई r² से सिग्मा पाई r² काट दो भाई, तो ऊपर बचेगा -6r/64, आई थिंक सही है। तो -3r/32 -6r/64, टू से काटा -3r/32, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बॉडी काटी या कोई दूसरी बॉडी ऐड करी है तो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास था एक अच्छा क्वेश्चन, तो अभी पहले बेसिक वाले करते हैं। चलो, देखो ज्यादातर ये स्फीयर वाले भी होते हैं, स्फीयर वाले होते हैं, ये हमने कर लिए। तो ये क्वेश्चन पहले मैं अपना करा रहा हूँ, फिर दो सेंगेज के है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन सेंगेज वालों से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, फिर सेंगेज वाले थोड़े से आसान है। तो क्योंकि आसान तो हम अभी थ्योरी में कर ही चुके हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक करते हैं। तो एक अपने पास ट्राइंगल गिवन है ABC, इसमें पूरा एरिया पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, ये वाली साइड की लेंथ है A, ठीक है, जो A के अपोजिट है, बी वाली के अपोजिट वाली की लेंथ है B, इसकी लेंथ है C। ठीक है, तो फाइंड सेंटर ऑफ, तो ये जब ट्राइंगल टाइप का गिवन है ना तो अपन एक काम करते हैं, किसी एक साइड के पैरेलल हम एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस साइड के पैरेलल कुछ हाइट पर जा रहा हूँ y, और एक ऐसा dy टाइप का एलिमेंट ले ले रहा हूँ, इसकी थिकनेस हो गई dy। ठीक है, और इस पूरी लेंथ को जो
इसके ए के पैरेलल है, इसको मैंने बोल दिया x। तो इसका अगर मैं मास लिखना चाहूँ डीएम, तो वो हो जाएगा सिग्मा इंटू इट्स एरिया, सिग्मा इंटू इट्स एरिया डीएम, यानी कि सिग्मा इंटू एक्स डी वाई। समझ में आया? क्योंकि एक्स लेंथ है और डी वाई थिकनेस है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया जैसे लिखते हैं उस तरीके से एक्स डी वाई, ये हो गया। अब एक्स भी वैरी कर रहा है और वाई भी वैरी कर रहा है, तो अपने को एक्स और वाई में एक रिलेशन पहले तो लाना पड़ेगा, ताकि हम इसको कुछ ठीक कर सकें, है ना। एक्स और वाई में रिलेशन कैसे लाएं भाई? देखो हमने एक ट्रायंगल के पैरेलल लिया इसे था, तुम एक चीज देखोगे तो ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है ये, और ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये सिमिलर ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है पैरेलल के हिसाब से, ये दोनों एंगल सेम है और ये एंगल सेम है, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, है ना। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल तुम्हें पता ही होंगे कि जो हमारी ये एक्स एक्स अपॉन ए है, वो बराबर हो जाएगी तुम्हारी। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और थी मैं बताना भूल गया, कि ये हाइट एच है, ये भी गिवन है ना। जो एक्स अपॉन ए है ये तुम्हारी बराबर हो जाएगी एच अपॉन एच माइनस वाई के। समझे कैसे? क्योंकि एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू एच अपॉन एच माइनस वाई, चीज हम कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, है ना। समझ में आई बात? चलो, एक्स अपॉन ए इक्वल टू एच अपॉन एच माइनस वाई, बस मिल गया भाई। एक्स को हम लिख सकते हैं एच अपॉन एच माइनस वाई इंटू ए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर तुमसे थोड़ी प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आ रही हो, तो ये तुम्हें हो सकता है तुम्हें ये मैथ की चीजें ना समझ में आ रही हो कि हमने एक्स अपॉन ए इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच कैसे लिख दिया। ठीक है, तो एक मिनट, गलत कर दिया क्या मैंने? एक्स अपॉन इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच है ना, सॉरी, एच माइनस वाई अपॉन एच है। फिर से बता देता हूँ, एक्स अपॉन ए इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच। ठीक है, ये हमने मैथ्स के उससे लिखा है सिमिलर ट्रायंगल से। अगर इसमें तुम्हें डाउट है तो हो सकता है तुमने ट्वेल्थ मतलब अपने टेंथ में ये नहीं पढ़ा हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज आगे बहुत सारी चीजों में आता है, तो पढ़ लेना। फिर ये क्वेश्चन छोड़ देना, तुम्हारे पास और भी क्वेश्चन है ऐसे ट्रायंगल वाले, वैसे कम ही आते हैं, बट चलो कोई नहीं। तो एक्स की वैल्यू मैं रख सकता हूँ एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू ए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा अब, तो डीएम हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। ठीक, अब मैं क्या करूं, वही जैसे सेंटर ऑफ मास लिखते हैं इंटीग्रेट करके, तो वाई है बेसिकली डायरेक्शन, वाई सी एम मैं बोल देता हूँ, इंटीग्रेशन डीएम, और इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास क्या वाई होगा, मतलब वाई सी एम जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, वाई, ठीक है। बेसिकली इस ट्राइंगल का तुम्हें वाई सी एम ही पूछा था एक बार, मैं वो कर दूं, वाई सी ओ एम पूछा है, इसमें ये डायरेक्शन को हम वाई बोल रहे हैं। ठीक है, यही पूछा है। ठीक है, वरना फिर तीनों डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये है इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएल। ठीक है, तो डीएम की वैल्यू मैं यहाँ से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ये इसको लिखूंगा, इंटीग्रेशन सिग्मा एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, और एक वाई और था। ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन डीएम करने की जरूरत नहीं है, टोटल इसका एरिया ही तो लिखना है, टोटल मास लिखना है ना। टोटल मास सिग्मा इंटू इस ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया, तो सिग्मा इंटू ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से लिख लेता हूँ ना भाई, हाफ बेस है इसका ए और हाइट है एच। समझे? बेस है ए, हाइट है एच, तो सिग्मा हाफ ए एच, ये हो गया। इसको सीधे सीधे यहाँ से लिख लेता हूँ, सिग्मा ए एच बाई। ठीक है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं, जब ट्राइंगल का एरिया तो हमें ऐसे ही निकालना आता है ना भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं अब, कॉन्स्टेंट बाहर निकालो। ठीक है, सिग्मा, फिर अंदर बनेगा, दो इंटीग्रेशन बनेंगे, इंटीग्रेशन एच बाई एच तो बन हो जाएगा इंटू वाई डी वाई, सिग्मा वाई डी वाई बनेगा एक, दूसरा बनेगा माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर बाई एच डी वाई। ठीक है, और नीचे अपना सिग्मा ए एच बाई टू है ये, सिग्मा सिग्मा तो काट दूं, इस टू को ऊपर ले आता हूँ, तो टू इंटीग्रेशन
अच्छा, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ दोगे एक बार देख लो। यहाँ से चालू हो रहा है जीरो से लेकर के इस हाइट तक एच तक जा रहा है, तो जीरो से एच लिमिट देंगे। तो पहला बनेगा सिग्मा वाई डी वाई, इंटीग्रेशन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू। लिमिट दे दो जीरो से एच तक की, माइनस वन बाई एच तो बाहर ही है। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री, इसको भी लिमिट दे दो जीरो से एच तक। अपॉन नीचे एच बचेगा, ये टू हम ऊपर ले गए तो ऑलरेडी है ना। ये हो गया। तो टू अंदर चलते हैं, एच स्क्वायर बाई टू बनेगा, माइनस वन बाई एच, अंदर एच क्यूब बाई थ्री बनेगा। ठीक है, अपॉन ए एच बनेगा। ये बनेगा टू इंटू में एच स्क्वायर बाई टू माइनस एच स्क्वायर बाई थ्री अपॉन ए एच। सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे टू, सिक्स हो जाएगा, थ्री एच स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर अपॉन ए एच। ये बनेगा टू एच स्क्वायर बाई सिक्स अपॉन ए एच, थ्री हो जाएगा, एच स्क्वायर के चला जाएगा, तो एच अपॉन थ्री ए आ जाएगा तुम्हारा। सही आ रहा है, एक मिनट रुकना जरा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा, एक जो था हमारा ये एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू ए था ना, तो यहाँ पर हम एक ए मिक्स कर गए। यहाँ पर देखो एच माइनस वाई अपॉन एच के बाद एक ए भी था ना, इस पूरे में एक ए मल्टीप्लाई होगा हर स्टेप पे। ए ए ए ए ए, तो ये ए यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, इसका आंसर एच बाई थ्री आएगा। ठीक है, इस तरीके से वाई सी एम निकाला। किसी भी एक साइड का तुम ऐसे पूछ सकते हो, सी के पैरेलल वाली साइड पर क्या आता है, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, पूरे ट्रायंगल का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब एक दो क्वेश्चन एंगेज के हैं वो करते हैं। ये रोडोप पे इस पे ज्यादा इस पे क्वेश्चन है ही नहीं बेसिकली, तो इसलिए सेंगेज से मैं एक दो अच्छे क्वेश्चन लाया था। ठीक है, उनको करते हैं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। पहले एक आसान वाला करते हैं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक ऐसे तुम्हारे पास स्क्वायर था। ठीक है, इनिशियली क्या चल रहा है, एक स्क्वायर था। ए भाई, अंत बन जाना। जिसकी साइड ऐसी कुछ थी, 4 सेंटीमीटर, या 4 मीटर बोल देता हूँ, चलो मीटर, और ये भी 4 मीटर, है ना। और एक काम, इसका एक्स वाई कैसे दिया है ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई इस तरीके से दिया है, जिसमें ये तुम्हारा ओरिजिन है, और ये स्क्वायर का मिड पॉइंट भी है, बेसिकली स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास भी है। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला तुम्हारा 2,0 है इस तरीके से, ये -2,0 है। ठीक है, समझ गए बात को। अब इसमें से हमने एक छोटा स्क्वायर कट किया, तो ये पूरा स्क्वायर था इस तरीके से, कहाँ गया, इस तरीके से, है ना। इसमें से हमने क्या किया, एक छोटा स्क्वायर कट किया जिसकी साइड है 2 मीटर, और कट कैसे किया, ऐसा। ठीक है, 2 मीटर, 2 मीटर, इसको हमने इसमें से कट कर दिया, इसका ये यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, इस तरीके से। तो कट करने के बाद नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये तुमसे पूछा, जैसे हमने सर्कल में सर्कल काटा था, अब स्क्वायर में स्क्वायर काट रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें एक्स सी एम और वाई सी एम दोनों बताना है। एक्स सी एम क्या होगा, वाई सी एम क्या होगा। ठीक है, ऐसा है। तो अब जरा इनिशियल कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जब कट करने से पहले पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास ये रहा होगा, जो कि सेंटर भी है, जो कि था ओरिजिन। जिस बॉडी को कट किया है इसका सेंटर ऑफ मास इस स्क्वायर का सेंटर होगा, जो कि यहाँ से अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 होगा, और वाई में तो जीरो ही रहेगा, तो 1,0,0 बोल सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बस। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि वाई सी एम फाइनली इसका भी जीरो, इसका भी जीरो है, तो वाई सी एम तो तुम्हारा जीरो आ गया, एक आंसर तो तुम्हारा तुरंत आ गया। एक्स सी एम की बात करेंगे, पहले बड़े वाले का मास लेंगे, सिग्मा
सपोज सिग्मा हम अपने से मान लेते हैं, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और इसका मास क्या होगा इनटू इट्स एरिया, तो उस बड़े स्क्वायर का एरिया कितना है, 4 का स्क्वायर, माइनस जो छोटे को काटा है सिग्मा ही है, क्योंकि सिग्मा वही उसी को तो काटा है ना, इनटू इसका रेडियस, सॉरी इसका साइड लेंथ कितना है 2, इसका स्क्वायर, अपॉन टोटल मास, है ना, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया कोऑर्डिनेट से, इनटू 0 होगा, क्योंकि इसका एक्सीएम 0 है और इसका एक्सीएम कितना है भाई 1 है, समझ में आया, ये मल्टीप्लाई करना होगा, एक्सीएम 0 इसका 1 है, ये 0 यहाँ पे आया, ये 1 यहाँ पे आया, अपॉन टोटल मास कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि इसका बड़े वाले का सिग्मा इंटू 4 स्क्वायर था, छोटे वाले का सिग्मा इंटू 2 स्क्वायर था, उसको उसमें से काटा है, जैसे हम ऊपर करके आए, तो बनेगा माइनस 4 सिग्मा, न्यूमरेटर बनेगा, नीचे बनेगा 16 सिग्मा माइनस 4 सिग्मा, तो ये बनेगा माइनस 4 सिग्मा बाई 12 सिग्मा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/3 एक्ससीएम निकल करके आ जाए, तो एक्ससीएम भी निकाल दिया, वाईसीएम भी निकाल दिया भाई। तो इतने आसान क्वेश्चन है इस पे यार, इसीलिए रेडो में इसके क्वेश्चंस नहीं है, तो ये तो बस तुम्हारा एक नॉलेज के लिए है, ये एक पार्ट होगा, एडवांस क्वेश्चन में आएगा अभी तो, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और इसमें है, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी इस तरीके की, ठीक है, प्लेट थी, एक्स वाई कैसे दिया है, मैं बना दूं जरा, ये मिड पॉइंट है इसका, एक मिनट यार थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, मिड पॉइंट लगे तो, ठीक है, मिड पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये तुम्हारी वाई एक्सेस हो गई, ठीक है, ये लेंथ है तुम्हारी आर, ये लेंथ भी है तुम्हारी आर, और ये लेंथ भी है तुम्हारी आर, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक प्लेट थी इस तरीके की, है ना, इसमें से हमने क्या किया कि एक ऐसे आर्क काट ली, ठीक है, मतलब बेसिकली इस प्लेट में से ऐसे एक सर्कुलर सेक्शन काट लिया, सेमी सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, सेमी सर्कुलर सेक्शन, तो अब तुम्हारे पास प्लेट में एरिया बस ये वाला बचा, तो इसका तुम्हें बताना है एक्स सी एम क्या होगा, वाई सी एम क्या होगा, तो वाई सी एम अगेन दिख रहा होगा यार कि दोनों ही क्या कहते हैं, जैसे अगर ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, एक्स सी एम और वाई सी एम बताना होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, समझ में आ ही गया होगा, तो उसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कि इस तरीके से एक प्लेट थी हमारे पास, उसमें से हमने एक सेमी सर्कुलर सेक्शन कट आउट कर लिया है, तो अब एक्स सी एम वाई सी एम बताना है, जब कट आउट नहीं किया था उससे पहले जो पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ रहा होगा भाई, देखो वाई सी एम तो यही रहा होगा, क्योंकि ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो वाई सी एम तो 0 रहा होगा, ठीक है, इनिशियली भी, और एक्स सी एम क्या रहा होगा भाई, इसका मिड पॉइंट, तो अगर ये टोटल आर है, तो ये R/2 पर कहीं रहा होगा, यहाँ पे मार देता हूँ मैं, R/2 कॉमा 0 इनिशियली प्लेट का, और अब आर्क का अगर मैं देखूं, तो आर्क का भी तुम्हें पता होगा, सॉरी ये प्लेट का है बेसिकली, ये हम सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, कल के लेक्चर हमने देखा था, तो वैसे तुम्हें याद होना चाहिए रिजल्ट, मेरे ख्याल से 4R/3 पाई होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार मैं चेक कर लूँ, वरना फिर फालतू का आंसर गलत हो जाएगा, है ना, एक बार, हाँ 4R/3 पाई होता है, ठीक है, चलो तो 4R/3 पाई इसका होगा, है ना, तो चलो ठीक है, तो 4R/3 पाई, तो 4/9, है ना, R/2, तो इसका आर्क का होगा यहाँ पर कहीं, चलो है ना, यहाँ पर 4R/3 पाई कॉमा 0, ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं भाई, पहले डिस्क का पूरे प्लेट का लिखेंगे तो वो हो जाएगा, इसका पूरा एरिया लिखेंगे पहले, सपोज हम मान लेते हैं सिग्मा इसकी डेंसिटी वो थी, मास डेंसिटी अपने आप से मान लिया सिग्मा, सिग्मा इंटू प्लेट का एरिया कितना रहा होगा, लेंथ है इसकी आर, और वेट ब्रेथ सॉरी ब्रेथ है तुम्हारी 2R, तो आर इंटू 2R, सिग्मा इंटू आर इंटू 2R, और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तुम्हारा R/2 दिया है, माइनस सिग्मा आर्क का कितना होगा, रेडियस एरिया पाई, और इसका रेडियस रेडियस कितना है भाई, आर, आर ही है ना, ठीक है, वो स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पे मैंने आर स्मॉल लिखा था, यहाँ पे कैपिटल दे लिया, तो इसको भी कैपिटल कर लो यार, है ना,
ठीक है। इसका आर का एरिया एरिया लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आर रेडियस की आर के, और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, 4r/3 पाई अपॉन टोटल मास। ये हो जाएगा सिग्मा इंटू आर इंटू 2r माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई। सॉल्व करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल आउट, सिग्मा आर क्यूब माइनस इधर बनेगा सिग्मा इंटू में, यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा सिग्मा। यार ये आर स्मॉल आर कैपिटल आर का बड़ा चक्कर हो जा रहा है यार, सारे कैपिटल ही रखो यार, सॉरी, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। ये कैपिटल आर सिग्मा आर क्यूब, इधर बनेगा सिग्मा आर क्यूब, मल्टीप्लीकेशन में आएगा 4 और ये टू हो जाएगा 2/3। ठीक है, अपॉन नीचे बनेगा 2 सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर इंटू पाई/2। ठीक है, तो ऊपर तुम कॉमन लोगे सिग्मा आर क्यूब, तो अंदर आएगा 1 - 2/3 यानी कि 1/3। ठीक है, नीचे तुम कॉमन लोगे सिग्मा आर स्क्वायर, तो अंदर आएगा 2 - पाई/2। तो सिग्मा आर स्क्वायर पूरा का पूरा चला गया, सिग्मा चला गया, ये आर बचा केवल। तो ऊपर बनेगा आर, नीचे 3 × 2 - पाई/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये बनेगा 2r/3 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये बनेगा 4 - पाई। तो ये आ जाएगा तुम्हारा XCM। ठीक है, अब ICM तो 0 था ही भाई। तो इस तरीके से तुम सेंटर ऑफ मास लिख लोगे इसका। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं यार, इसमें और कुछ खास है नहीं। तो इसमें हमने सारी वैरायटी ऑलमोस्ट कवर कर ली है। अब इसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप तुम्हें आज इतना बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।